नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। वहीं इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं हवाई सेवाओं का विस्तार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल, पटना, पंतनगर से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए हवाई सेवा संचालित करने के लिए यूकाडा ने एविएशन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। बता दें कि प्रदेश में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक निवेश के मकसद से निवेशक उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अभी तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल के लिए सीधी हवाई सेवा नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार अब नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बजट सत्र की पहली छमाही पूरी होने के बाद प्रदेश सरकार आगामी बजट की तैयारी में जुट गई है। वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक सभी प्रशासनिक विभागों को आगामी वर्ष की आय, व्यय, नई मांग, जेंडर बजट व पदों की सूचना के संबंध में 20 दिसंबर तक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS के माध्यम से भेजने को कहा गया है। वहीं नई मांगों के प्रस्ताव सचिव स्तर से IFMS के माध्यम से अलग से भेजे जाएंगे। उत्तराखंड में सड़क किनारे रेहड़ी, ठेली या फड़ लगाकर आजीविका चलाने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में 40,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए लोन दिया जा चुका है। कोरोना काल में प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों को फिर से स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। बीते दिन धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने सीएम आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। चमोली ने सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को गरिमा के अनुकूल आमंत्रित करने, उनके प्रतिभाग करने के साथ ही बैठने के क्रम की व्यवस्था सहित प्रोटोकॉल के संबंध में SOP जारी किए जाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में SOP जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते उत्तराखंड स्थापना दिवस पर विधायक चमोली की प्रोग्राम में बैठने को लेकर बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद चमोली ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था। पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी पशुओं की 21वीं गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस गणना के लिए जिले में 7 टीमें गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व 15 सुपरवाइजर करेंगे। फरवरी 2025 तक चलने वाली इस गणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की संख्या का आकलन करेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल के अनुसार इस गणना के माध्यम से पशुपालकों के लिए सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि गणना के आंकड़ों का उपयोग पशुओं के रखरखाव और देखभाल से संबंधित योजनाओं के निर्माण और सुधार में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी पिछली गणना जो थी 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी। चूंकि ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2024 में हमारी ये 21वीं पशुगणना चालू हुई है, जो कि फरवरी 2025 तक नियत रहेगी। इस पशुगणना में हमारे समस्त पालतू पशुओं की गणना की जाएगी, जो कि आवारा पशुओं की भी होगी और साथ में हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी भी गणना होगी। ये गणना हमारे जनपद अल्मोड़ा में 7 टीमों के द्वारा की जा रही है, जिसमें 7 प्रकटक लगाए गए हैं एवं 15 सुपरवाइजर्स की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक घर में सरकारी कर्मचारी जाकर के गणना करेंगे और उस गणना में आप स्वयं जो हमारे पशुपालक हैं उनसे अपील करता हूं मैं
की भागीदारी करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि ये गणना होने के उपरांत हमारे जो गणना आएगी उसके आधार पर ही भविष्य की योजनाएं टिकी हुई हैं। हमारे इतने राष्ट्रीय महत्व एवं स्वरोजगारपरक योजनाएं हैं, इस पशु गणना के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। अतः सभी पशुपालक भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं से अनुरोध है कि इस पशुगणना में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का सहयोग प्रदान करें एवं पशुगणना में भागीदारी करें। केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी को घेर रही कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोला है। सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुआ था। वहीं दूसरी ओर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। महरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे तो मुंबई आ सकते हैं। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं, हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे। तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से हमारे इन धामों की पूरी तरह से जो है। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठों की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज को विरोध था, क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी पेट का सवाल भी है। हमारे चारधाम यात्रा से गढ़वाल का पेट भरता है, उत्तराखंड का नाम होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो सेवा होती है, जो यहाँ आकर प्रभु से जो मांग करते हैं, जो प्राप्ति उसको होती है, उससे उत्तराखंड का चेहरा पूरे विश्व में जाता है। सनातन धर्म के 9 लाख पुराने ज्योतिर्लिंग को आप कैसे वहां एस्टेब्लिश करते हैं? जो हमसे बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं धामी जी से, कि हमारे यहाँ एक धाम है, भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम हमारे यहाँ है। हमेशा से हमने देखा बोर्ड में लिखा रहता था बद्रीनाथ धाम, आपने लिख दिया स्पिरिचुअल टूरिज्म टाउनशिप। बोर्ड्स देखिए जाके, क्या लगे? स्पिरिचुअल टाउनशिप लिख दिया आपने धाम शब्द ही हटा दिया। तो आप हमारी नियत पर शक कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आपकी सरकार में जोशीमठ बर्बाद हुआ है, आपको माफ नहीं करेंगे। और जो आपने आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली का नाश किया है, जिस तरीके से आपने वर्तमान शंकराचार्य का अपमान किया है, जिस तरीके से आपने और आपके प्रधानमंत्री ने केदारनाथ गर्भगृह के कानून तोड़ने का काम किया है, 5 कैमरे ले जाकर आपने कृष्णा माई की गुफा का नाम 24 घंटे वहां रह के बदलने का काम जो किया है, सोने की चोरी में अभी तक आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आपके मंत्री ने कहा कि हमने जांच करा दी है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 3 महीने हो गया, क्या 3 महीने में आपका मंत्री रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। बॉल को दूसरे के खेमे में डालने की कोशिश करना, आप कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। आपने चारधाम यात्रा को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया है, आपने गढ़वाल की पेट में, गढ़वाल की रोजी रोटी में हाथ डालने की कोशिश की है, इसके लिए आपको कभी उत्तराखंड माफ नहीं।
बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया था, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीछे कई वजह होती हैं। यदि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति है, तो फिर अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है? देखिए, ये सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके की तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि इतना जान माल का नुकसान हुआ है, इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं, इतने परिवारों पर प्रभाव आया है, ये हम सबके लिए दुख का विषय है। इस पर तो हमको सुधारात्मक बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। वहीं बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम, परेड ग्राउंड रिनोवेशन, रेन स्मार्ट रोड सहित 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है वो ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPWD के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। अन्य हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है। और अच्छा लगता है कि जो एक विषय स्मार्ट सिटी को लेकर वो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये काम प्रारंभ हुआ था उसमें धीमी गति थी, लेकिन इस दौरान तेज़ गति से काम हुआ और ये काम कंप्लीट होने की स्थिति में आए। और जो काम हमारे ये हुए हैं ज़्यादातर उसमें स्मार्ट सिटी के काम जो 10 वार्ड में होने थे। अब 10 वार्ड में होने पे लोगों का एक आशंका ये रहती है कि पूरे देहरादून नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिया जाना था। तो ये गलतफहमी का एक कारण बनता है कि वो स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं आक्षेप लगाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो 10 वार्डों से बाहर निकल के भी किए हैं। जैसे हमारे यहाँ 30 बसें चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो आप नगर निगम के अंदर भी और निगम के 10 वार्डों के बाहर भी चलाई जाती है। 4 रूट हमने उसमें निर्धारित किए हैं। ऐसी हमारे यहाँ जो कूड़ा गाड़ियाँ हैं जो हमने नगर निगम को दी हैं, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए वो काम कर रही है, वो उनका विषय है। देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें, वहीं इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों की रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बता दें कि जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाया जाए। आपको बता दें कि डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क रजिस्ट्री ऑफिस के पास बनाया जा रहा है। इससे सामान्य नागरिक ई रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर भूमि से जुड़ी जानकारी पा सकेंगे।
अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी, और जिससे जो आम जनमानस है उनको उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल ज्यादा बढ़ जा रहा है उनके ट्रांजैक्शंस में, रजिस्ट्री प्रोसेसेस में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो हमारे बायर्स हैं। इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को एक कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से, कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें कि क्या वो जमीन पहले ट्रांजैक्ट हो रखी है और जो सेलर है क्या वो ऑथेंटिक है, किसका नाम अभी चढ़ा हुआ है उस जमीन पर। इससे हमें वी आर होपफुल कि इसमें काफी केसेस में जो फ्रॉड्स हैं वो न्यून होंगे। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहें इनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीते रोज अपने पोलिंग बूथ ब्राह्मण थाला से संगठन महापर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। वहीं इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा और शक्ति केंद्र सहयोगी विजयपाल सिंह रावत की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर अम्बरीश प्रसाद थपलियाल को चुना गया। बता दें कि मंत्री पद पर वासुदेव थपलियाल सहित 12 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया है। संगठन पर्व का तृतीय चरण प्रारंभ हो चुका है। आज से बूथ के चुनाव संगठन के प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आज अपने बूथ से इसको प्रारंभ किया है। 20 तारीख तक सभी बूथों पर संगठन के चुनाव होंगे और 22 तारीख को दिल्ली के अंदर पुनः संगठन पर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव, अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत तिथि घोषित होगी। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यथातिथि उत्तराखंड संगठन अपने इस संगठन पर्व को पूर्ण करेगा। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठन चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे और संगठन पर्व का हम यथासमय अपने संगठन पर्व के कार्य को पूर्ण करेंगे। लक्सर के बहालपुरी गांव में 13 वर्षीय किशोरी की डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का मामला सामने आया है, जहां मृतक नाबालिग किशोरी के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देते हुए डॉक्टर पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि मृतक किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को हल्का सा बुखार था, जिस पर उन्होंने गाँव के ही एक डॉक्टर सुराज को अपनी बेटी के इलाज के लिए घर पर बुलाया था, जहाँ डॉक्टर ने उनकी बेटी को दवाई दी और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। जी सर, मेरी लड़की को नॉर्मल बुखार था। मंडल सोजा डॉक्टर से बुलाकर उसे दिखाई, उसने कहा कि इसको बुखार है। उसने जो है इंजेक्शन और दवा दी, जिससे मेरी लड़की की तबीयत अत्यंत खराब होती चली गई। और फिर मैंने दोबारा बुलाया तो दोबारा वो बोल रहा कि कोई बात नहीं, लड़की को आराम चाहिए और ये सुबह तक ठीक हो जाएगी। अगर कोई ऐसी रात को परेशानी आती है तो इसे बाहर ले जाइए। फिर भी मन्नत कुछ
क्षण के बाद ही 108 पर फ़ोन किया और मैं समुदाय केंद्र लक्सर गया। वहाँ से रेफर हरिद्वार के लिए किया, हरिद्वार वालों ने एम्स के लिए किया। एम्स में जाते हुए उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो चुकी। सुरजा सिंह गाँव के डॉक्टर थे। शिकायत तो अभी जिला उसके कलेक्टर के नाम से है, वहाँ से की है। जो मैं तो ये चाहता हूँ आगे कि इस पर कार्रवाई की जाए, आगे ऐसा अपराध ना किया जाए, इसकी दुकान ही बंद की जाए। साहब मैं अमरजीत सिंह बुलाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर अक्षय चौहान मेरे साथ था। हमने तुरंत काफ़ी उनकी मदद करने के बाद में हमने एक इंजेक्शन दिया, जबकि हमने उसको रेफ़र कर दिया। दवाई देने से पहले ही रेफ़र के लिए बोला, वे रेफ़र नहीं गए। हमने ऑक्सीजन के लिए बोला, भाई पप्पू यहाँ चले जाओ, ऑक्सीजन मिल जाएगी सर। उनकी लापरवाही बरतते हुए वे पहले भी लोग गए, जबकि उसको ऑक्सीजन मिलनी थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। बच्चे की डेथ ना कोई इंजेक्शन से हुई, ना कुछ ऑक्सीजन की कमी से हुई। हमने हमारे बेटे अक्षय चौहान ने भी यही सलाह दी, क्योंकि हमारा बेटा घर आया हुआ था। बेटा अक्षय चौहान BMS डॉक्टर, हमारी उन्होंने एक नहीं सुनी। फ्री के चक्कर में एक साथ बुलाकर पहले वे ब्लॉक गए, फिर वे हरमिलाप गए, फिर वे एम्स में ले गए। काफ़ी समय हो चुका था, जबकि ऑक्सीजन की कमी से उस बच्चे की डेथ हुई। आपके द्वारा क्या बुखार था जो उसको क्या दवाई दी गई? जब हम पहुंचे वहाँ उसको काफ़ी उल्टी हो रही थी, काफ़ी बेहोशी की हालत में आ गई थी वो। जबकि हमने उसकी इमरजेंसी देखते हमने मना किया उसको कि हम कोई दवाई नहीं देते भाई, हमारे काबिलियत से बाहर है ये। हमने फिर भी उनके कहने से एक इंजेक्शन को दिया और फिर तुरंत उनको हमने बाहर भेजने की कोशिश करी। बाहर भेजने में थोड़े लेट हो गए हुए, फिर भी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे जहाँ उसको ऑक्सीजन मिलती। आपके द्वारा दवाई क्या दी गई डॉक्टर साहब? हमारे पास तो कोई दवाई नहीं दी गई। एक टैबलेट हमने अधिक पैरासीटामोल और एक डाइनपार और एक टैबलेट हमने एवोमिन दी उल्टी के लिए, इससे उल्टी रुक जाए। तो डॉक्टर सुविधा को बुलवाया गाँव से, उसने जाना दवाई दी, इंजेक्शन लगा, उसकी हालत फिर ज़्यादा खराब होती चली गई। ऐसे ही तो यहाँ से जाना 108 की फ़ोन किया, तो यहाँ से ले गए आगे जाके मैंने लड़की जो पकड़ी नहीं हो सकता, वहाँ पे हरिद्वार के लिए बोल दिया, हरिद्वार के बिना फिर एम्स के लिए बोल दिया। रास्ते में जाते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पवार सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर में चल रहे आपराधिक मामले में सुनवाई की है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के यहां विचाराधीन आपराधिक बाद राज्य सरकार बनाम बॉबी पवार व अन्य निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पवार के वादों की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मार्च 2025 की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जो उपचुनाव हुआ था बागेश्वर में अभी 2024 में ही, तो उससे जुड़ा हुआ मामला था। बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके 2-3 साथी वहाँ पर जो अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ पम्पलेट बांटना चाह रहे थे, जिसमें कि प्रशासन ने ये कहते हुए कि साहब आपको पम्पलेट बांटने की अनुमति नहीं है, आप यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, धारा 144 लागू हुई है, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। उन मुकदमों को यहाँ मतलब उस जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी उसको चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में उसको चैलेंज किया गया था, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही पूर्व में जो स्टे दिया था प्रोसीडिंग पर, आज का भी जो है उसमें जो सुनवाई हुई है तो उस स्टे को आगे बढ़ा दिया गया है। और सरकार से भी पूछा कि क्या पम्पलेट बांटने के लिए कोई प्रावधान ऐसा है कि उसके लिए अनुमति लेने की जरूरत है, तो वहाँ पर अधिवक्ता जो रेस्पोंडेंट साइड से उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कानून में कोई अनुमति की जरूरत नहीं है कि पम्पलेट बांटने से पहले प्रशासन से इसकी अनुमति ली जाए। नेक्स्ट स्थिति अब 3 महीने के बाद लगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।